वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम विजेंद्र और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए अपने पास सबसे सिंपल, सॉलिड और एक सक्सेसफुल तरीका क्या होता है वो जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। और ये अपना एक तरह से है कि कोई भी स्टूडेंट जो चाहे, जिसका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, इंग्लिश मीडियम रहा हो, हिंदी मीडियम रहा हो, ग्रामीण इलाके से हो, कैसा भी हो, हर कोई स्टूडेंट जो इस अप्रोच को अगर फॉलो करता है तो वो आराम से अपनी इंग्लिश का जो लेवल है वो एक उच्चतम स्तर पर लेके जा सकता है। मतलब एक हाईएस्ट एग्जाम के बाद भी होता है ना कि ज़िंदगी के लिए इंग्लिश सीखना। आपने बात तो सुनी ही होगी कि अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए। वो किसके लिए छोड़ के गए हैं? वो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ज़्यादातर उन्हीं के लिए इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और आप देखोगे शहरों में या अच्छी स्कूलों में वहाँ पे सभी की इंग्लिश अच्छी हो जाती है। तो हम आगे बात करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न की बात करूँगा। पैटर्न का मतलब ये होता है कि अपने इंडिया में एक ज़माना ऐसा था कि अनपढ़ लोग भी टीचर बने हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपने पास ये हुआ कि छठी क्लास से इंग्लिश सीखना शुरू किया। फिर उसके कुछ समय बाद हमने देखा कि पहली क्लास से इंग्लिश सिखाई जा रही है। तो आज इस दौर में अगर हम लोग देखें अपने पास, तो 2010 से पहले जो लोग इंग्लिश सीखा करते थे, वो जो इंग्लिश होती थी वो अपने पास उन स्टूडेंट के लिए वो कोर्स बनाए जाते थे जो छठी क्लास से सीखते थे। लेकिन अब जो बच्चे जिन्होंने 2000 के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है, वो भले ही हिंदी मीडियम से रहे हों, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस शुरू से ही किया जाता है। तो अपने पास जो पैटर्न अपना जो धीरे धीरे बदल रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से अपनी जो टीचिंग है वो भी बदलनी चाहिए। और अब के इस दौर में अगर हम लोग देखें कि इंग्लिश में मैं आपको छोटा सा उदाहरण एक देता हूँ कि 2013 का जो एग्ज़ाम था एसएससी सीजीएल का, उसके अंदर अपनी जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो लगभग 250 या 240 इन्हीं के आसपास गई थी। और 2013 के एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ। और 2018 का जो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उसमें अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें जिसमें नौकरी बच्चे को मिली है, तो वो नौकरी मिली है 600 नंबर के आसपास 700 में से, और 625 के आसपास उसको इंस्पेक्टर पोस्ट मिली है। तो आप लोग एक बड़ा जो चेंज है वो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि एक तो नौकरी 240 पे मिली है अपने पास 700 में से, और एक अपने पास नौकरी मिल रही है वो 600 नंबर से मिल रही है, और कितने में से? 700 में। तो एक चेंज अगर हम लोग देखें कि 2008 में दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, और उस आर्थिक मंदी के बाद जो था कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो अच्छी सैलरीज होती थी वो कम हो गई, और इससे इसका नतीजा ये हुआ कि जो अच्छे स्टूडेंट थे, जो अच्छी कॉलेजेस से पढ़े थे, वो भी एक गवर्नमेंट जॉब लेकर अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता है। और अब कोरोना आने के बाद तो फिर अपने पास ये है कि उसके अंदर जो इंक्रीज हुआ है, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है प्राइवेट नौकरी करना चाहता है, अगर सरकारी नौकरी करना चाहता है तो हर कोई गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करता है। और इस वजह से अपने पास 2012 या 13 के बाद एक चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये है कि अपने पास इंग्लिश टीचिंग की स्टाइल में डिफरेंस आया है। दूसरा ये अपने पास कि कंपटीशन है वो ज़्यादा हो गया है। अब अपने पास जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो अब ज़्यादा नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। 2012 का डाटा अगर हम लोग देखें, उसके अंदर आईबीपीएस में 2012 का जो पेपर दिया था पीओ का, उसके अंदर टोटल कैंडिडेट्स जो थे वो 1.5 या 2 लाख के आसपास थे, काफ़ी कम थे। और अब आप देखोगे कोई भी एग्जाम में जो संख्या है वो 20 लाख के आसपास जा रही है। तो अगर हम लोग उसी पुराने तरीके से अगर हम पढ़ाई करते रहेंगे या सीखते रहेंगे, तो हमारे जो चांसेस हैं कि हम एग्ज़ाम में अच्छा करें या कंपटीशन को फाइट करें वो थोड़े से कम रह जाते हैं। हालांकि देखो, संभावनाएं सारी होती है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अगर अपनी सुनिश्चित करना चाहते हैं, मेक श्योर करना चाहते हैं अपनी सफलता को, अपनी सक्सेस को, तो इंग्लिश एक अहम रोल प्ले करती है एसएससी सीजीएल में भी और बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी। तो इंग्लिश का अगर ओवरऑल हम लोग देखें, वेटेज अगर देखें, तो 50 नंबर का प्री में ऐड होता है, 200 नंबर का मेंस में होता है। और अब मैंने देखा है ट्रेंड ये है कि ज़्यादातर बच्चे डिस्क्रिप्टिव भी इंग्लिश में लिखते हैं। तो टोटल जो 350 का वेटेज है वो अपने पास किस में हो जाता है? 700 में से। अब हम कोचिंग वगैरह में ज़्यादातर जगह पे देखते हैं अपने पास जो टीचिंग का जो पैटर्न है वो अपना पुराना ही पैटर्न चल रहा है। अगर पुराने पैटर्न से हम पढ़ेंगे तो अपने स्कोर भी उतने ही रहेंगे जितना उस समय आते थे। तो अब अपने पास पहली चीज़ तो अपने पास पैटर्न अपने को बदलना पड़ेगा और हाई स्कोरिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए पावर माइंड में अपना एक फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। कौन सा बैच अवेलेबल है? फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। एक नॉर्मल टारगेट बैच भी अपना रहता है जिसके अंदर हमारी पूरी कोशिश रहती है बच्चे को सारी चीज़ें सिखाया जाए। लेकिन फाउंडेशन बैच में अपने पास क्या रहता है कि स्टूडेंट के लिए मेक श्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि वो सारी चीज़ें कर रहा है जो चाहिए होती हैं कंपटीशन फाइट करने के लिए। और ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अभी अपने पास सीखना
और एक नौकरी के लिए सीखना अपने पास है कि पक्की करना और कंपटीशन को हिसाब से देखते हुए, तो अपने को वो दूसरी जो चीज़ है, अपना जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स हैं अपने, वो जितने स्ट्रॉन्ग हो उतना अच्छा होगा। तो अब हम इंग्लिश की बात अगर करते हैं अपने पास, आज मैं आपको फाउंडेशन बैच के बारे में डिटेल यहाँ पे बता रहा हूँ। और डिटेल अपने पास ये है कि हम लोग इंग्लिश को 3 भागों में बांटते हैं। मैं जब सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ तो अपने पास जैसे ग्रामर हो गई, वोकैब हो गई और कॉम्प्रीहेंशन हो गया। तो ये कॉम्प्रीहेंशन है, ये अभी ऐड हुआ है। पहले अगर आप देखोगे, पुरानी किताबें अगर देखोगे या बुक्स देखोगे या टीचिंग स्टाइल देखोगे, अगर बच्चे के माता पिता हैं, आप अपना अगर टाइम याद करो तो उसमें रहता था ग्रामर और वोकैब पे फोकस रहता था, और जितना याद रह जाए, जो जितने नंबर आ जाए उतने अपने लिए काफ़ी होते थे। लेकिन अब अगर देखा जाए अपने पास एग्जाम में, ये जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है इसका रोल काफ़ी बढ़ गया है। और दूसरे नंबर पे है कि अगर हाई स्कोरिंग अगर है तो अपने पास अपना स्कोर अपने को ज़्यादा लाना पड़ेगा। और उसके अंदर वोकैब में जो थोड़ी बहुत गलतियां पहले लोग अफोर्ड कर पाते थे या आधे भी सही कर आते थे तो भी काम चल जाता था, अब जो एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जितने सवाल आते हैं सारे के सारे आपको सही करने हैं, अगर आपको टॉप जॉब चाहिए, अगर आपको अपना भविष्य सुनिश्चित करना है तो उसके लिए वोकैब का भी एक डिफरेंट रोल हो जाता है। ग्रामर में भी हम लोग देखेंगे कि पहले जैसे कोचिंग में जो चीज़ें सिखाई जाती थी वो तो आजकल स्कूल में ही सीख के आ जाते हैं बच्चे, इसीलिए फिर वही चीज़ अगर कोचिंग में सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो अपने को उसमें भी कुछ एडिशन करना पड़ेगा। तो पैटर्न अपना बदल रहा है, इसके अंदर एक टॉपिक अपना पूरा का पूरा जुड़ गया है कॉम्प्रीहेंशन का, इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि मेंस के अंदर 70 नंबर के आते हैं और उन 70 में से मैं कहूँगा स्टूडेंट को जो है वो 70 लाने होते हैं, तभी जाके वो कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ता है। बैंकिंग में तो पूरा पेपर ही कॉम्प्रीहेंशन का आता है, मतलब बैंक में तो ग्रामर और वोकैब का जो वेटेज है वो काफ़ी कम हो गया है। अभी जो पूरा वेटेज है बैंक के पेपर में, मेंस के, उसमें वो सारा का सारा वेटेज किसका आ गया है, कॉम्प्रीहेंशन पे आ गया है। ऐसा मजाक भी चलता है कि SBI PO का पेपर जब बच्चे दे के आते हैं, मेंस वाला पेपर जब दे के आते हैं, उसके बाद कहते हैं यार कि SBI PO ले रहे हो या गवर्नर की भर्ती कर रहे हो। मतलब पेपर का लेवल अपना यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, और उस लेवल में भी अपने को क्या करना है कि वो जो भी टफ है तो स्कोरिंग भी ज़्यादा करनी है, तो टफ भी हो गया और थोड़ा सा स्कोरिंग भी। तो देखो आगे हम लोग क्या करते हैं फाउंडेशन बैच में, तो अपने पास सबसे पहला तो ये है कि कॉम्प्रीहेंशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना हो जाता है, किस हिसाब से, न्यू एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। अब एग्जाम का जो पैटर्न है पूरा बदल गया है। SSC CGL में भी TCS एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, कब से, 2016 के बाद से। तो उन्होंने भी पहले जो 200 में से 100 नंबर अच्छे माने जाते थे या 120 तो बहुत अच्छे माने जाते थे, अब 200 में से अपने पास है कि 190 का जो स्कोर होता है वो अच्छा माना जाता है। तो अपने पास फाउंडेशन बैच जो है उसके अंदर फोकस या फिर अपना टारगेट बैच है, तो टारगेट बैच में अपने पास रहता है कि एक 1 साइडेड डिलीवरी होती है, और फाउंडेशन बैच में 2 साइडेड, बोथ साइड वो चीज़ है वो काम करती है। अपने पास इंगेजमेंट भी होता है, कन्वर्जेशन भी होता है, और एक मेंटरशिप वाली बात भी आती है। तो अपने पास है कि एक तो कॉम्प्रीहेंशन पे ज़्यादा फोकस अपना रहेगा जो इंपॉर्टेंट है न्यू एग्जाम पैटर्न के लिए। और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1990 से पहले भारत के ज़्यादातर जो नागरिक थे वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं सोचते थे, या 1990 के बाद जब से अपना प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसके बाद अपने पास नंबर ऑफ जॉब्स या नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, तब जाके लोगों का रुझान जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो अपना एक दौर तो 1990 से 2015 का था, उसमें जो तैयारी का तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था, और एक दौर जो है वो अपने पास 2015 से लेके अब तक का है। तो फाउंडेशन बैच में अपना जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि अब के हिसाब से चीज़ें अपने को करनी है। अब आप देखो अपने पास अभी कैंडिडेट ज़्यादा हैं, कंपटीशन भी ज़्यादा है, और अपने को एक रीडिंग अप्रोच जो है वो अपने पास एक हाईएस्ट लेवल पे लेके जानी है। छोटा सा उदाहरण जो मैं आपको देना चाहता हूँ ये है कि हम लोगों ने पावर माइंड ने अभी जो अपना कोरोना के टाइम जो लॉकडाउन हुआ था उसमें कुछ ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया था। उसमें एक बच्चा बिहार का भी था, और वो बिहार का जो स्टूडेंट था उसका नाम आदित्य था। उनके पापा भी DRDO एक अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं, अच्छे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटे को ज़्यादातर हिंदी मीडियम में पढ़ाया है और काफ़ी जगह उन्होंने ट्राई किया और इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो उसमें जो अप्रोच जो मैंने उस बच्चे को पढ़ाया, उसमें जो अप्रोच हमने लगाई वो ये थी कि बच्चे की तीनों चीज़ों पर इक्वल ध्यान दिया जाए, उसका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा हो, वोकैब अच्छी हो और ग्रामर अच्छी हो, और उसके अंदर अपने पास एक रीडिंग अप्रोच डेवलप की जाए। तो उस स्टूडेंट ने 3 महीने के अंदर उसका जो एक तरह से फीडबैक आया उनके फादर का, उसके बाद वो बहुत ही सरप्राइजिंग था, जैसे मेरे लिए भी वो सरप्राइजिंग था कि उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी जगह बच्चे को पढ़ाया है, समझाया है, लेकिन जो 3 महीने में ये पढ़ा है उस चीज़ से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखो उसके लिए एक जो चीज़ मैंने जो एक्स्ट्रा की वो ये की कि एक टीचर में जो रहता है कि जो क्लासरूम डिलीवरी होती है उसके अलावा भी उसको बहुत सारा मैटर दिया गया, जिससे वो सेल्फ लर्निंग भी अपनी हो, और उसको टाइम टाइम पे गाइड किया गया एक तरह से कि ये भी कर, ये भी कर, ये चीज़ें भी कर।
तो वो सेम चीज़ अपने पास वो फाउंडेशन में भी करवाई जाएंगी। और वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया, आदित्य जो स्टूडेंट है उसका जो सिलेक्शन है अपना, अभी IIM इंदौर में भी हुआ था, रिटर्न वाला जो था, जो 12वीं के बाद 5 साल का प्रोग्राम था। और उसके बाद IIM जम्मू जो है उसके अंदर उन्होंने फाइनल एडमिशन ले लिया, उनके पिताजी ने ऐसे स्क्रीनशॉट भी भेजा था। तो अपने पास ये होता है कि कोई चीज़ हम नई चीज़ ट्राई करते हैं और उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है, और वो भी इतना जल्दी कि कम टाइम में इतना अच्छा जो रिजल्ट आया था, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करता है उसका लेवल कुछ भी हो चाहे, वो आसानी से एक टॉप उस जगह पे पहुँच सकता है। और वो टॉप जो जगह है वो अपने पास बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, कि हमारी उम्मीद से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा या उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा। एक तो होता है अपने पास अपना लेवल रहता है उतना हासिल करें, और एक रहता है कि अपने लेवल से हम लोग थोड़ा सा आगे जाएं। तो टारगेट बैच और फाउंडेशन का जो एक बेसिक जो अपने पास पढ़ाते हैं उनमें अगर हम लोग देखें तो ये रहेगा कि फाउंडेशन बैच में आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हासिल करने का एक तरह से अवसर होगा, और उसके लिए हम लोग आपको तैयार करेंगे। तो उसके लिए टाइम जो फीडबैक होता है बच्चे का, कि फाउंडेशन बैच में ये भी पता चलता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसको कितना आ रहा है, उसको किस चीज़ की सलाह दी जानी चाहिए, कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस अपने पास करना चाहिए। तो ये तो हो गया अपने पास फाउंडेशन वाली कॉम्प्रिहेंशन वाली बात फाउंडेशन के लिए। फिर जो ग्रामर है अपने पास, उस ग्रामर में क्या रहेगा अपने पास, जैसे थ्योरी वाला पार्ट रहता है, एग्जाम्पल्स रहते हैं, प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। ये जो पर्सनल गाइडेंस है ये अपने पास ऐड हो जाती है फाउंडेशन बैच में। और इसके अंदर कुछ इजी पार्ट्स होते हैं, कुछ टफ पार्ट्स होते हैं। तो आप क्या देखोगे कि फाउंडेशन में अपने को टफ पार्ट्स जो हैं वो हम टारगेट बैच में भी पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन फाउंडेशन में यह है कि वो ये मेक श्योर भी करते हैं कि हाँ बच्चे को आ रही हैं सारी चीज़ें, कि उसने एक्सरसाइज कर ली हैं, उसमें कुछ छूटा नहीं है। और देखो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तब जाके अपनी जो लर्निंग है वो रहती है पूरी। और हमारी जो अप्रोच है पावर माइंड में वो, या फिर मेरी अप्रोच है ओवरऑल, वो रहेगी कि 5 in 1 अप्रोच रहती है। जैसे हम सामान लेने जाते हैं कि 5 in 1 अपने पास प्रोडक्ट रहता है, कि एक ही प्रोडक्ट में 5 चीज़ें। तो 5 in 1 का ये रहता है कि हम क्लास के अंदर, जैसे मैंने थ्योरी पढ़ाई आपको, फिर एग्जाम्पल करवाए, एक्सरसाइज करवाई, फिर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन करवाए, फिर डाउट सेशन हुआ, फिर संडे का टेस्ट हुआ, उसके डाउट हुए, फिर क्लास टेस्ट हुआ। मतलब ये है कि अगर एक स्टूडेंट विलिंग है, पहली चीज़ विलिंग है, दूसरा अगर वो कंसिस्टेंट है, तो उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि कोई अनपढ़ आदमी भी अगर क्लास में बैठेगा तो वो भी अपना एक लेवल बहुत ऊंचा कर लेगा, क्योंकि अपने पास हम बेसिक सीख रहे हैं और एग्जाम को सोल्व भी कर रहे हैं, कि एक ही तरह के ज़्यादातर सवाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक अप्रोच अपनी डेवलप हो जाती है। तो आप लोग भी इस अप्रोच का, इस तरीके का, एक सॉलिड तरीके से, एक सिंपल तरीके से, और अपने पास एक जो तरीका जो बिल्कुल सक्सेसफुल है, जो ट्राइड है, टेस्टेड है, तो वो ज़रूर अपनाया जाए और उसका बेनिफिट पूरा लिया जाए। आगे देखो अपने पास जो वोकैब वाली बात आती है, मैं वोकैब पे मैंने कहा कि अपने पास वोकैब में केवल याद करना ही नहीं है, आजकल यूजेस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसके लिए अपने पास ये होगा कि ये जो यूजेस बेस्ड वोकैब है ये अपने पास रहेगा, ये हम लोग फाउंडेशन बैच में ज़्यादा करते हैं। अभी जैसे मैं रिसेंटली बताऊं, अपने पास मैंने बच्चों को दिए हैं 1000 क्वेश्चन दिए, तो वो 1000 क्वेश्चन क्लास के अंदर करवाए जाएंगे, और वो एक तरह से बेसिक क्वेश्चन है जो यूज़ पे आधारित है। मतलब आपको वर्ड का याद होना और एक उस वर्ड की नॉलेज के हिसाब से एग्जाम में सही करके आना, उसको यूज के हिसाब से, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये दूसरी जो चीज़ है इस पर ज़्यादा फोकस अपना रहेगा। ये 1000 है, ये तो अपने पास क्या है कि ईजी वाले हैं, ईजी एक तरह से उसका अगर कहीं पे कमी है, कहीं पे पढ़ाई नहीं की है, तो वो एक तरह से वो पक्की हो जाए। फिर दूसरे अपने पास क्या है कि टफ वाली चीज़ भी रहेगी, जैसे 1000 अपने पास इजी हो गई और 500 अपने पास क्या हो गई, वो टफ वाली चीज़ें हो गई। उसके अलावा जो लगातार रेगुलर रीडिंग की जाती है, जो होमवर्क दिया जाता है, जो शॉर्ट स्टोरीज आपको दी जाती हैं, वो सारा स्टूडेंट अगर करता है तो उसको लगता है कि हाँ अब मैं अगर अमेरिका भी जाऊँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मेरे को ये इंग्लिश आती है और बहुत अच्छे से आती है। तो दैट इज़ व्हाट वी वांट एज एन अल्टीमेट गोल। ये हमारा एक आखिरी लक्ष्य रहता है कि बच्चे के लिए इतना वो करे कि बाकी से आगे निकलना तो उसका वो मकसद पूरा हो ही जाए, साथ ही साथ क्या है कि वो उस सब्जेक्ट के टॉप पे पहुंच जाए कि अब उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इसके अंदर आप लोग देखोगे कि हम लोग न्यूज़पेपर वोकैब लगातार पढ़ते हैं, रूट वर्ड्स पढ़ते हैं, वोकैब ट्रिक्स के साथ करते हैं, ग्रुप वर्ड्स हो गया, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए, वोकैब थ्रू प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी, वोकैब विद यूजेस आपको बतानी है। तो आप लोगों ने देखा होगा एक कहानी, एक जो अपना जोक अपना वो चलता है, उसमें रहता है कि 3 दोस्त होते हैं और उनमें से एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि यार जंगल में अगर शेर आ जाए तो अब क्या करेगा तू? तो दूसरा दोस्त कहता है कि मैं क्या करूँगा, मेरे को तेरे से तेज़ भागना है। तो 3 है, अगर मैं 2 से तेज़ भागूंगा तो शेर जिसको पकड़ेगा वो ही पीछे रह जाएगा। तो उसी तरह एग्जाम के अंदर अपने पास लर्निंग के साथ साथ अपने को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि बाकी बच्चे
जो कंपटीशन आपके तुरंत पास में नहीं है, कोई बच्चा दिल्ली से तैयारी कर रहा है, कोई पटना से कर रहा है, कोई मुंबई से कर रहा है, हैदराबाद से कर रहा है, तो उन बच्चों से भी आप आगे निकलो। तो दोनों मकसद अपने पास पूरे होने चाहिए, और वो दोनों मकसद पूरे हो रहे हैं, ये चीज़ हम सुनिश्चित करते हैं अपने फाउंडेशन बैच में। अब जो इसके अंदर अपने पास एक और पार्ट अपना रह गया है कि जो हाईलाइट है अपने पास फाउंडेशन बैच की, तो पहली हाईलाइट तो अपने पास ये है कि डिटेल्ड अप्रोच रहती है, पूरी डिटेल्ड, कि पूरा विस्तृत कॉम्प्रीहेंसिव, उसके बाद वहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, तो वो अपने पास फाउंडेशन बैच की अप्रोच रहती है। दूसरा रहता है कि टारगेट बैच में ये चीज़ मिसिंग रहती है कि वीकनेस पे काम नहीं कर पाता है। तो एक स्टूडेंट की जो वीकनेस रहती है वो इतना नहीं पता चल पाती है, वो अपने पास कहाँ पे पता चलेगी अपने को, फिर फाउंडेशन बैच में वो चीज़ पता लगती है और हम लोग वीकनेस पे काम होता है उसमें। तीसरी चीज़ अपने पास पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटोरशिप। चौथा अपने पास जो मैंने बताया कि एक्स्ट्रा एज इन कॉम्पिटिशन। पांचवा कंसिस्टेंसी, और छठा अपने पास है कि इंग्लिश फॉर लाइफ। तो देखो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको फाउंडेशन बैच बताया, और अपने पास ये जो चीज़ है, हम कहते हैं कि एजुकेशन अगर एक पीढ़ी में अगर एजुकेशन में अच्छा करती है तो आगे आने वाली 7 पीढ़ियाँ सुधरती हैं। और एजुकेशन अपने पास एक ऐसा मौका होता है जिस मौके में हम अपनी ज़िंदगी को 100 गुना बेटर कर सकते हैं। मतलब आप बिज़नेस करोगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और तरीके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एजुकेशन का जो पीरियड रहता है 2 या 3 साल का, उन 2-3 साल में अगर कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क के साथ अगर चीज़ें की जाए तो हम लोग बहुत बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगा और आपसे मुलाकात होगी फाउंडेशन बैच में। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।